बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर है और ये ऐसा चैप्टर है जो हमारी बेसिस बनाता है। यानी इसके जब आपके जहन में इसके एक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है तो फिर ड्रग्स किस तरह से एक्ट कर रहे हैं और किस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हैं, किसको इनहिबिट कर रहे हैं, वो आपके जहन में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं फार्माकोलॉजी के ऊपर जो कॉलिनर्जिक ड्रग्स पे, जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स पे और जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं उन सब पे जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं एक वीडियोस बनाऊंगी एक एक करके। तो आपको वीडियोस ताकि अपडेट मिलती रहे तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, जो सबसे पहले ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम डिवाइड हुआ है दो सिस्टम्स में। एक आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी दो डिवीजन्स हैं, एक इफेरेंट डिवीजन है और एक एफेरेंट डिवीजन है। जो इफेरेंट डिवीजन है उसको मोटर डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। और यानी मोटर से याद रखना आप लोगों ने, जो फंक्शंस, जो मूवमेंट के लिहाज से जो फंक्शंस होते हैं मोटर आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है। जो सेंसेस के लिहाज से होंगे वो अफेरेंट डिवीजन आ जाती है, ठीक है ना। अफेरेंट डिवीजन में सेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, एक और जो इनकी डेफिनेशन आ जाती है वो ये है कि जो एफेरेंट डिवीजन जो है ना, ये तो इनके नेम्स आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो है ना कि मोटर डिवीजन और एफेरेंट डिवीजन इसका नाम है, ठीक है ना, एक ही है। और जो एफेरेंट है उसको सेंसरी भी कहते हैं, ठीक है ना। मोटर को एफेरेंट भी कहते हैं और एफेरेंट को जो है सेंसरी भी कहते हैं। अच्छा, जो इफेरेंट डिवीजन है वो सिग्नल्स लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके जाएगी पेरिफेरल टिश्यू यानी बॉडी टिश्यूज़ में। एक हमारा ब्रेन है और जो बाकी जो हमारे जो पूरी बॉडी किस तरह से कनेक्ट हो रही है वो हो रही है इस तरह इफेरेंट डिवीजन से। यानी कि अगर सिग्नल लेके जाने का काम है वो इफेरेंट डिवीजन कर रही है, ठीक है। जबकि सिग्नल पेरिफेरल टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर आने का जो काम है वो अफेरेंट डिवीजन कर रही है। किस तरह से कि जो अफेरेंट डिवीजन है ये सेंसेस को रेगुलेट करती है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आपके हाथ, अगर आप किसी गर्म चीज़ पे अपना हाथ रखते हैं तो वो जो आपका नेचुरली जो है आपका हाथ फ़ौरन पीछे होता है। वो किस तरह से होता है, ये वो रिफ्लेक्स एक्शन के ज़रिए होता है। या कोई चीज़ आपको चुभती है तो आपका फ़ौरन हाथ या पाँव जो है उस चीज़ से पीछे होता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन के ज़रिए होता है। क्यों, किस तरह से होता है कि बॉडी का जो वो पार्ट है जो जिसको पेन या टच या जो हीट टेम्परेचर स्टिमुलाई फील हुआ है वो फ़ौरन जो है अफेरेंट डिवीजन के ज़रिए सेंसेस जो सिग्नल है वो भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आगे जो है वो रेगुलेट करता है मूवमेंट इफेरेंट के ज़रिए, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो पेरिफेरल की तरफ जाएगा तो इफेरेंट डिवीजन होगी और मोटर यानी कि कोई ना कोई मूवमेंट होगी। आपका हाथ या आपका पाँव जो है वो पीछे होंगे उस चुभन वाली चीज़ से या उस गर्म चीज़ से, आपका हाथ या वो मूवमेंट में आएगी। ये सेंस आपको फील हुई, ये मूवमेंट होगी, ठीक है ना। कैरी द सिग्नल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू टू द CNS, ठीक है। और ये कैरी द सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल टिश्यू। अच्छा, अब ये जो है ये मीडिएट कर रहा है रिफ्लेक्स सेक्शंस को, जो अभी मैंने क्लियर कर दिया ये क्या होता है रिफ्लेक्स सेक्शन। अब इन दोनों की जो डिविजन्स हैं आगे हुई हैं ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक में, और इसकी सोमैटिक सेंसरी में और विसेरल सेंसरी में। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इजी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ गया, यानी कि क्या किस तरह से नर्वस सिस्टम था, ठीक है ना। इसकी दो टाइप्स थी, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल की आगे से दो टाइप्स थी, इफेरेंट एंड एफेरेंट। इफेरेंट की जो है वो आगे से दो टाइप्स आ गई, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसकी जो आप लोगों ने दो पॉइंट जो है वो जो डिफरेंशिंग पॉइंट है वो ऑटोनॉमिक सिस्टम की वजह से ये है कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादातर स्मूथ मसल्स की, ग्लैंड्स की जो है और वास्कुलेचर की जो है ना कॉन्ट्रैक्शन से या उनकी जो मूवमेंट से या उनकी रेगुलेशन से कनेक्टेड है। दूसरा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियाज इन्वॉल्व नहीं होते। गैंग्लियाज क्या होते हैं, गैंग्लियाज होते हैं कलेक्शन ऑफ द सेल्स, यानी कि एक जगह बहुत ज़्यादा सेल्स के क्लस्टर को कहते हैं गैंग्लिया। इसमें कोई गैंग्लिया इन्वॉल्व नहीं था, यानी कि इसके जो बॉडी होती है ना, न्यूरॉन, आपको पता है न्यूरॉन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, इसका हेड होता है, ठीक है ना, सेल बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं। और ये इसके होते हैं जो बॉडी से अवे लेके जाते हैं वो एक्सॉन्स होते हैं, और जो बॉडी की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है ना, उनको डेंड्राइट्स कहते हैं दूसरे न्यूरॉन से,
ठीक है ना। तो ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। अब ये बॉडी स्ट्रक्चर इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली जो है ना इसके फाइबर वो कहाँ पर एंड हो रहे होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन में, ठीक है ना। जैसे हमारे पास स्केलेटल जो मसल्स हैं उनमें जो है ये एंड हो रहे होते हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना उसके दूसरे नाम जो सबसे पहले देख लेते हैं वो है वेसिरल, वेजिटेटिव या इनवॉलेंट्री। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये वॉलेंट्री कंट्रोल है। सोमैटिक यानी कि स्केलेटल मसल्स हमारे हाथ पाँव ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में आते हैं, जबकि हमारा हार्ट हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, ना ही हमारा जो वास्कुलेचर है ब्लड वेसल ना ही वो है, ना ही एक्सोक्राइन कोई ग्लैंड हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है। हमें नहीं पता होता कि वो किस तरह से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। अब आपके एक कॉन्शियस पर्सन को जो है वो नहीं पता कि उसके बॉडी में किस वक्त कौन सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है ना, किस टाइम पे। तो ये होता है इनवॉलेंट्री। लेकिन उसको ये पता कि मैं अगर हाथ आगे कर रहा हूँ, मैं पाँव आगे कर रहा हूँ तो क्या किस तरह की मूवमेंट आ रही है, ठीक है ना, चलना है तो किस तरह की मूवमेंट करनी है, उसको ये पता है। तो वो वॉलेंट्री कंट्रोल है और ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल आ गया है। कंपोज्ड ऑफ एफेरेंट न्यूरॉन्स फॉर द इनर्वेशन। अब इसमें दो तरह के आ जाते हैं, एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जिनका जो सेल बॉडी है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है, और दूसरे आ जाते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं वो दो तरह के हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक। जबकि सोमैटिक में कोई गैंग्लिया इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है ना, लेकिन जस्ट एक न्यूरॉन होता है। जब गैंग्लिया इन्वॉल्व नहीं होगा तो प्री और पोस्ट का कोई फिर सीन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि गैंग्लिया प्री गैंग्लियोनिक का मतलब है गैंग्लिया से पहले और पोस्ट का मतलब है गैंग्लिया के बाद के जो न्यूरॉन है, और गैंग्लिया क्या है, क्लस्टर ऑफ द सेल्स। उसके बाद आ जाता है ये रेगुलेट करती है फंक्शंस विदाउट द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द माइंड, यानी कि माइंड को नहीं पता कब हार्ट बीट कितनी है, कब ब्लड प्रेशर कितना है, आपको तो नहीं ना पता, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है, आपके ब्रेन को पता है, आपके कॉन्शियसनेस में नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्शियस पार्टिसिपेशन माइंड की नहीं होती, कि आपको नहीं पता चल रहा होता कि कब आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है ना, कब आपका फूड स्टमक में है, कब जो है वो इंटेस्टाइन में है, ठीक है ना, ये तो नहीं ना आपको पता किस टाइम पे चला जाता है। हाँ, अगर आपने साइंस पढ़ी है, आपके साइंस के स्टूडेंट हैं, फिर आपको पता है कि G2 आवर्स तक जो है वो इंटेस्टाइन में फूड पहुँच जाता है, ठीक है ना। या डिपेंड अपॉन द उसकी फिजिकल वो एक्टिविटी क्या है, उसकी मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, अब ये किन किन चीज़ों किन कौन कौन से स्मूथ मसल्स को ये इनर्वेट करता है, ये वसीरा के जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, वास्कुलेचर यानी ब्लड वेसल्स वगैरह, कार्डिक स्मूथ मसल्स को, एक्सोक्राइन स्मूथ मसल्स को, जिसकी वजह से ये किस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, ऑटोनॉमिक, फिर किस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, डाइजेशन को, कार्डिक आउटपुट को, ब्लड फ्लो को और ग्लैंडुलर सिक्रेशंस को। जबकि सोमैटिक सिस्टम किसको कर रहा था, वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था स्केलेटल मसल, यानी कि मूवमेंट को वो रेगुलेट कर रहा था, ठीक है। अब ऑटोनॉमी के आगे फर्दर तीन तरह की डिविजन्स हैं। नंबर 1 इज़ द एंटेरिक, ठीक है ना, सेकंड इज़ द सिंपैथेटिक एंड थर्ड इज़ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसको हम लोग न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कि न्यूरॉन से बना हुआ एक सिस्टम है, ठीक है ना, एंटेरिक न्यूरॉन से बना हुआ एक सिस्टम है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का भी मैं डिटेल कंपैरिजन आपको बताती हूँ, पहले हम एंटेरिक कर लेते हैं। जो इंटेरिक वर्ड है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके गट को। जो इंटेरिक न्यूरॉन्स या इंटेरिक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है ना, उसको आप क्या कहेंगे, ये है ब्रेन ऑफ द गट, ठीक है ना, यानी कि ये सिस्टम जो है वो गट का ब्रेन है एक तरह का, यानी कि उसको रेगुलेट कर रहा है जो गट की आपकी सारी एक्टिविटीज़ को। अब गट में क्या क्या आ जाता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ट्रैक वो पूरा आ जाता है, ठीक है ना, फिर पैनक्रियाज आ जाते हैं, गैल ब्लैडर आ जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये इन सबको इनर्वेट करने के अलावा इनकी मोटिलिटी को कंट्रोल कर रहा है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशंस को कंट्रोल कर रहा है, और जो माइक्रो सर्कुलेशन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की ओवरऑल पूरी की पूरी सर्कुलेशन को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये मॉड्यूलेट होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम्स से, ठीक है ना। ये क्या हम लोगों ने पढ़ा, ऑटोनॉमिक किस चीज़ को कर रहा था, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है ना। उसके अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं एंटारिक सिस्टम को, जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों सिक्रेशन को कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एक तरह से दोनों इसकी वो आ जाती हैं ऑटोनॉमिक की भी, ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन करता है, इसका CNS के साथ इतना जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होता है। एक तरह से तो CNS ठीक है उसको रेगुलेट कर रहा है, लेकिन जो इसके जो मेन फंक्शंस हैं जिससे ये इफेक्ट हो रहा है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है। एक तरह से अगर आप देखें तो जो सारा कुछ रेगुलेट वो ब्रेन और स्पाइनल कोड से ही होता है, लेकिन क्या है कि डिविजन्स हुई हुई हैं ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है ना, सबके लिए। और दूसरा ये आ जाता है कि आपके ब्रेन को जो है वो
पता है आपके ब्रेन जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है मेन, ठीक है ना। सेंट्रल, उसको नाम ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो में आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल चीज़ होती है वो हर चीज़ को रेगुलेट करती है, ठीक है ना। ये फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन ये कम्प्लीटली आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है या ब्रेन को बिल्कुल ही इसका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं गट के साथ, ठीक है, ये नहीं आप कह सकते। मॉड्यूलेट हो रहा है ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के साथ ज़्यादा, इनसे ज़्यादा ये मॉड्यूलेट होता है, ठीक है ना। सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ये अभी आपको जस्ट ये मैं बता दूं कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये फाइट और फ्लाइट यानी कि इस तरह के रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट के जो सिस्टम्स हैं उनको रेगुलेट करता है। फाइट और फ्लाइट पे आपकी गैस्ट्रिक एक्टिविटी चेंज होती है, जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं और आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस ज़्यादा एक्टिव होता है उसकी कंडीशन डिफरेंट होती है। तो ये दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो आपके एंटायर सिस्टम को इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है ना। दूसरी तरफ अब ये हमारे पास डिवीजन आ जाती है अफेरेंट डिवीजन। अफेरेंट डिवीजन एज आई टोल्ड यू बिफोर ये रिफ्लेक्स एक्शन को मीडिएट कर रहा होता है। सोमैटिक सेंसरी एंड वेसीरल सेंसरी। जो सोमैटिक सेंसरी इसके जो जनरल जो इसके एक्शंस हैं वो है टच, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन का फील होना, टेम्परेचर का फील होना, प्रोप्योर रिसेप्टर्स का जो रेगुलेट कर रहे होते हैं स्किन को, जो मौजूद होते हैं स्किन में, बॉडी वॉल्स में या लिम्स में। इसके जो स्पेसिफिक जो इसके जो सेंसेस जिनको ये रेगुलेट करता है वो हेयरिंग है, विजन है एंड इक्विलिब्रियम है। आपका बैलेंस मेंटेन होना, आपका जो बैलेंस जो है आउट होने लगता है, जैसे आपको कोई जब इंसान किसी चीज़ से टकराता है वो गिरने लगता है, फ़ौरन अपना बैलेंस जो है वो रिगेन करता है। किस तरह से, इन सिस्टम्स के ज़रिए वो रिगेन करता है। जो वेसीरल सेंसरी है वो स्ट्रेच है, उसमें भी स्ट्रेच आ जाता है। पेन, जो वेसीरा में पेन है, ठीक है ना, जो वहाँ पर टेम्परेचर फील होता है, ठीक है ना, जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं या इरिटेशन हो रही है वेसीरा में, जैसे न्यूजिया इसके अलावा आ जाता है, न्यूजिया का फील होना, हंगर का फील होना, ये वेसीरल सेंसरी इसको रेगुलेट करता है। ख़ास तौर पे ये टेस्ट और स्मेल को रेगुलेट कर रहा होता है। तो ये जस्ट एक सिंपल एक पिक्चर थी, ठीक है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। अब हम चलते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के डिफरेंस पे। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन मैंने प्रोसीजर बताया है कि किस तरह से आपको ये PDF में मिल सकते हैं नोट्स, क्योंकि अगर ये नोट्स आपके पास होंगे आपको रिवीजन में भी आसानी होगी और जब भी आपने पेपर की, एग्ज़ाम की, वाइवा की तैयारी करनी होगी तो आपके सामने फुल पिक्चर होगी कंपैरिजन्स की और एक जो फ्लो चार्ट्स में। इसके अलावा जो डिफरेंस जब आपके पेपर में आए तो आप इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो अगर लिखेंगे इसी तरह से तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को बड़ी अच्छी जो है ना उसको क्लियर पिक्चर मिल रही होगी कि किस तरह से जो है ना वो स्टूडेंट को अच्छा उसने याद किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के हम लोग न्यूरॉन्स का डिफरेंस देख लें। इन दोनों के न्यूरॉन्स का क्या क्या डिफरेंस है। जो सिंपैथेटिक सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम, वो कहाँ से आते हैं, थोरैसिक एंड लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कोड। देखिए अब बात वही आ गई ना कि ये स्पाइनल कोड से ही निकले हुए हैं इसके न्यूरॉन्स। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ब्रेन को नहीं पता या आप जो है स्पाइनल कोड से सेपरेट ये अलग सिस्टम है, ये ओरिजिन उनका वहीं से निकल रहा है, ठीक है ना। बस आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंस जो है ना इनका एक पाथवे है, इनके रूट्स डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले इसके न्यूरॉन थोरैसिक एंड लंबर रीजन कौन से होते हैं वो अभी मैं आगे जाके पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड के रीजन्स कौन कौन से हैं। स्पाइनल कॉर्ड के ये थोरैसिक रीजन T1 से लेकर L2 तक जो है ये रीजन है, इधर से सारे जो न्यूरॉन्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के निकलेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट एंड फ्लाइट और पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट एंड डाइजेस्ट से जो है वो डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है ना, यानी कि गैंग्लिया से पहले जो न्यूरॉन्स हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं वो लंबे होते हैं, ठीक है ना, वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये लोकेटेड क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड। ऑब्वियसली ये उस रीजन, उनके रीजन से निकल रहे हैं, ठीक है ना। मोस्ट काफ़ी जो है वो लार्ज रीजन, मेजर जो रीजन है ना आपके बैक का वो थोरैसिक एंड लंबर में आ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ से ये इनका ओरिजिन है, तो ये लोकेटेड क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड। दूसरी बात आ जाती है फिर इसके बाद एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, यानी कि अगर ये प्री गैंग्लिया है एक, ठीक है ना, ये भी मैं एक न्यूरॉन का मैंने ये स्केच बनाया है। प्री गैंग्लिया एक जो है वो क्या है, कितने ज़्यादा न्यूरॉन से आगे वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना।
यानी इसका एक्सॉन्स जो है ये ब्लू से मैंने डिनोट किया है, इसका डेंड्राइट, अगले वाले का डेंड्राइट, इसका ये डेंड्राइट है, ठीक है, इसके ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है ना। डेंड्राइट्स लेके जाने हैं टुवर्ड्स द बॉडी और एक्सॉन्स लेके जाते हैं अवे द बॉडी। अब ये हर आगे से ये आगे से ये जो ब्रांच है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होती है, यानी एक न्यूरॉन इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे अगर हम लोग देखें, ये एग्जाम्पल है मेसेंट्रिक प्लेक्स में जो है वन प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इंटरैक्ट करता है 8000 से भी ज़्यादा फाइबर्स के साथ, ठीक है ना। यानी इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है। जब इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होगी तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, वो आगे सबको स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज़ द न्यूरोट्रांसमीटर, और कितना ज़्यादा डिफ्यूज़ रिस्पॉन्स होगा, किसकी वजह से, इस ब्रांचिंग की वजह से, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बॉडी में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये हमें एक पिक्चर हमें मिल गई सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स कैसे होते हैं। अब आ जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स की तरफ। जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, इसके जो प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर है वो अराइज होते हैं क्रैनियल नर्व से, ठीक है ना। 3 जो क्रैनियल नर्व 7, क्रैनियल नर्व 3 जो है वो ओक्यूलोमोटर है, ठीक है ना। उसका नाम जो क्रैनियल नर्व 7 है वो फेशियल नर्व है, 9 जो है वो ग्लोसोफ्रेंजियल है, 10 जो है वो वैगस है। वैगस बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है, ठीक है। अच्छा, वैगस नर्व से जो है ना ये 90% ऑफ ऑल द सिम्पैथेटिक न्यूरॉन वैगस नर्व से निकलती हैं, ठीक है। तो ये नर्व्स की अगर हम लोग बात करें तो ये इन नर्व से जो है आगे जो न्यूरॉन्स हैं, मतलब इन न्यूरॉन्स का जो ओरिजिन है वो इन ये नर्व्स हैं। अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में इनका रीजन देखें तो सैक्रल रीजन है, सैक्रल रीजन S2 से जस्ट S4। अगर हम लोग इसका देखें तो ये थोरेसिक से लंबर तक था, ठीक है ना। इसका जस्ट S2 से S4 का रीजन है, इसका रीजन छोटा है। अच्छा, इसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो लंबे होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो हैं वो छोटे होते हैं। ये ज़्यादातर जो है इफेक्टर रीजन के पास होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स हैं वो इफेक्टर रीजन के पास ज़्यादातर ही मौजूद होते हैं। इफेक्टर ऑर्गन्स जो मोस्टली आपका जो इफेक्ट को जो है रेगुलेट करते हैं, जैसे आपके कोई भी स्केलेटल मसल्स आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स तो नहीं कहेंगे, जो आपके स्टमक हो गया, क्योंकि वो इफेक्टर ऑर्गन है मेजर, ठीक है ना। इस तरह से जितने इफेक्टर ऑर्गन्स हैं वो होगा। जो सोमैटिक है वो स्केलेटल मसल्स को डील कर रहा होता है। इसकी ब्रांचिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती और डिस्क्रीट रिस्पॉन्स होता है, यानी कि सेपरेट और डिस्टिंक्ट सबअडक्ट, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं। जैसे इसकी तो क्योंकि ब्रांचिंग की वजह से इसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है इसकी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें अब क्लियर हो गया कि न्यूरॉन्स में इन दोनों का क्या डिफरेंस है। किसी का इसका न्यूरॉन्स प्री गैंग्लियन छोटे थे सिम्पैथेटिक के, और पोस्ट बड़े थे। इसका प्री जो है वो बड़े हैं और पोस्ट के गैंग्लियनिक फाइबर जो हैं वो छोटे हैं। ये ज़्यादा इफेक्टर ऑर्गन्स के पास है, ये लोकेट करता है क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड। इसकी ब्रांचिंग ज़्यादा है, इसकी ब्रांचिंग कम है। इसका T1 से L2 तक है, इसका S2 से S4 तक है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शन में सबसे पहले इसको देख लें, जो सिम्पैथेटिक है उसको मैंने रेड से लिखा हुआ है सारा, ठीक है ना। जो पैरासिम्पैथेटिक है वो ब्लैक से है। जो सिम्पैथेटिक है उसको फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सबसे पहले आइस में देख लेते हैं इन दोनों का क्या रोल होता है। जो सिम्पैथेटिक है वो कंट्रैक्शन करता है आइरस रेडियल मसल्स की, जिसकी वजह से जो प्यूपिल है वो डायलेट करता है, ठीक है ना। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक है उसकी जब स्टिमुलेशन होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है आइरस स्पिंचर मसल, उसकी रेडियल मसल की कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था जो सिम्पैथेटिक है, ये स्पिंचर मसल की कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ प्यूपिल डायलेट था, यहाँ प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या, और जो सिलरी मसल्स हैं उनको भी ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नियर विजन जो है वो फोकस हो जाती है। अच्छा, जब फाइट एंड फ्लाइट, जब कोई खौफ और जो इस तरह की लड़ाई या इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो उस वक्त अगर आप किसी भी पर्सन का जो प्यूपल देखेंगे वो बहुत ज़्यादा डायलेट हुआ होता है, ठीक है ना। जबकि आप जब रिलैक्स होते हैं तब आप नॉर्मली अपने आप को देखें, अपना आई को देखें अगर लाइट में, तो आपका प्यूपल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, डायलेटेड नहीं होता। जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसमें जो है वो पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा रोल प्ले करता है, वो स्टिमुलेशन करता है टीयर्स की, ठीक है। अब आप देखें, जब आप जो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में है, आप लोग की बॉडी उस वक्त उस कंडीशन के साथ कोप अप करने की कोशिश करती है। व्हेन यू गिव अप, व्हेन यू मूव फ्रॉम दैट सिचुएशन, देन मे बी योर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड, और उस वक्त स्टिमुलेशन हो टीयर्स की, ठीक है ना। जब तक आप उस सिचुएशन, स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं, तब तक आप जो कि जो है वो स्टिमुलेशन नहीं हो सकती टीयर्स की, ठीक है ना, अनटिल अनलेस कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएं, ठीक है ना, या आप गिव अप कर दें, ठीक है ना, या आप उस कंडीशन से जो है वो निकल आए, या कंडीशन आप उस एरिया को लेफ्ट कर दें, ठीक है ना।
जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें दोनों जो है वो डिफरेंट तरह के सिक्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो सिंपैथेटिक है वो थिक विस्कस सिक्रेशंस बनाता है, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो कॉपियस वाटरी सिक्रेशन बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद ट्रैचिया एंड द ब्रोंकस में अगर हम लोग इनका देखें तो ये सिंपैथेटिक जो है वो डायलेशन कॉज करता है ताकि सांस आसानी से आ सके, ठीक है ना, इस तरह की कंडीशन को कोप अप करने के लिए। जबकि पैरासिम्पैथेटिक है वो कंस्ट्रिक्शन भी करता है और सिक्रेशंस को भी बढ़ाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो रेस्ट और डाइजेस्ट की सिचुएशन होती है, मतलब वो रेस्टिंग स्टेट है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रिक्शन हो भी रही है तो, ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड, अच्छा यहाँ पर अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो इनर्वेशन किस तरह से होती है, अगर दोनों सिस्टम एक्टिव हो तो फिर किस तरह से जो है वो होगी। एड्रिनल ग्लैंड में जस्ट जो है वो सिंपैथेटिक होती है इनर्वेशन, और जिसकी वजह से सिक्रेशन होती है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की, ये दोनों हार्मोन्स हैं। किडनी में भी सिर्फ जो है वो सिंपैथेटिक होती है इनर्वेशन, जिसकी वजह से रेनन सिक्रेट होता है। और अच्छा, जो बीटा 1 का इफेक्ट जो है ना वो जब रेनिन सिक्रेट होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बीटा 1 रिसेप्टर और अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं उनका इफेक्ट इंक्रीज होता है और अल्फा 1 रिसेप्टर्स का इफेक्ट डिक्रीज होता है। अब बीटा और अल्फा ये दो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स आप लोग इनको कह सकते हैं। इनके ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर जो है इनका एक्शन होता है, इसके लिए भी एक वीडियो मैं अलग से आपके लिए बनाती हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हार्ट पे क्या सिंपैथेटिक क्या है, हार्ट रेट बढ़ाता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ाता है। क्यों कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, ताकि सारे बॉडी ऑर्गन्स को जो है वो ब्लड मिल सके, ठीक है ना। तो कंट्रैक्शन बढ़नी चाहिए, ठीक है ना, तभी तो हार्ट जल्दी जल्दी काम करता है। आपकी इस तरह की सिचुएशन फायर और फ्लाइट कंडीशन में आपकी हार्ट रेट भी तेज़ हो रही होती है, आपका हार्ट रेट तेज़ हुआ होता है, ठीक है ना, जबकि आप रेस्ट और डाइजेस्ट में आपकी जो हार्ट रेट है वो कम होती है और कंट्रैक्शन भी कम होती है। तो यानी कि पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, हार्ट रेट को कम करता है, जबकि सिम्पैथेटिक हार्ट रेट और कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाती है, इस तरह की कंडीशन में आपकी मोटिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना, और जो गैस्ट्रिक जो टोन है वो भी कम होती है। जबकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट से पता चल रहा है मोटिलिटी ज़्यादा होगी तभी तो डाइजेशन होगी। उसके बाद यूरेटर्स एंड ब्लैडर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो सिंपैथेटिक है वो रिलैक्स करता है डेट्रोसर मसल को, जबकि वो जो है पैरासिम्पैथेटिक वो कॉन्ट्रैक्शन करता है डेट्रोसर मसल्स की, ठीक है। जेनिटलिया मेल में क्या होता है, स्टिमुलेशन होती है, सिंपैथेटिक करता है इजैक्यूलेशन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो स्टिमुलेट करता है इरेक्शन। फीमेल में क्या है, रिलैक्सेशन होती है यूटेरस मसल्स की, ठीक है ना, तो ये इसका भी इफेक्ट पड़ गया। उसके बाद आ जाते हैं ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल पे जो है ना, ब्लड वेसल्स पे जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ सिंपैथेटिक का होता है। जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी डायलेशन हो जाती है ताकि उनको ब्लड ज़्यादा मिले, क्योंकि उन्होंने एक्ट करना होता है फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में जो है स्केलेटल मसल्स रिस्पॉन्स देते हैं। आपकी बॉडी मूवमेंट होती है, आप या तो भागते हैं किसी कंडीशन से या आप किसी कंडीशन को टैकल करते हैं, फाइट होती है फ्लाइट, तो इस तरह से मतलब इस तरह फाइट एंड फ्लाइट का मतलब है कि इस तरह के रिलेटेड स्ट्रेसफुल कंडीशन आप कह सकते हैं, वो सारी उनको रेगुलेट करता है सिंपैथेटिक, ठीक है। और जो ब्लड होते हैं ना, वेसल, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्प्लेनिक एरिया, इन सब की कंस्ट्रिक्शन होती है ताकि, क्योंकि इधर इस वक्त इतना ब्लड की ज़रूरत नहीं जितनी स्केलेटन मसल्स को ब्लड की ज़रूरत है। स्केलेटन मसल्स में ब्लड जाएगा तो एनर्जी ग्लूकोज वहाँ पर जाएगा सेल्स के अंदर, ठीक है ना। जो ब्लड में जो प्रोटीन्स होंगे, जो ग्लूकोज होंगे, ठीक है ना, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, विटामिन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो भी होंगे, वो सारे आपके उन सेल्स को, स्केलेटन मसल सेल को मिलेंगे तो वो वर्क अच्छा करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस कंडीशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन के साथ जो डील करने के लिए आपके स्केलेटन मसल्स को एक्टिव होना और उनको जो ब्लड सप्लाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और जो की पॉइंट वो ये आ जाता है कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है हमेशा एज अ फंक्शन के यूनिट के तौर पर फंक्शन करता है, यानी कि सारे जहाँ पर इसका जो काम होगा ना, जैसे जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आ रही है तो क्या हो रहा है कि हार्ट रेट भी बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा हो रही है, जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ की डायलेट हो रही हैं और यहाँ की कंस्ट्रिक्शन हो रही है ताकि यहाँ पर ब्लड ज़्यादा मिल सके, ठीक है ना। जो साथ ही जो है वो प्यूपिल भी डायलेट किए हुए हैं पर्सन के, ठीक है। और उस वक्त गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम है, क्योंकि उस वक्त अगर आपके जो है गैस्ट्रिक मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, फिर इवैक्यूएशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर यूरिनेशन की तरफ फ़ौरन जाना पड़ेगा, ठीक है। आपकी ये भी मसल्स अगर एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर उस टाइम जो है वो आप इस कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो इस अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क, रोल ऑफ सीएनएस, यानी कि अब वही बात आ गई ना कि सीएनएस आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सेपरेट है, सीएनएस का रोल है। जैसे अब ब्लड प्रेशर कम हुआ, जो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स थे उन्होंने सेंड किया इम्पल्सेस टू द
कार्डियोवास्कुलर सेंटर ब्रेन में जो है, यानी कि जैसे ब्लड प्रेशर कम हुआ साथ ही जो न्यूरॉन्स ने उस प्रेशर को सेंस किया, ठीक है, और उन्होंने जो है वो इम्पल्सेस भेजे जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर ब्रेन में मौजूद है उस पर। अब कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो ब्रेन में मौजूद था उस पर जब इम्पल्सेस रिसीव हुई हैं तो उसने क्या किया है कि जो सिम्पैथेटिक जो आउटपुट था ना उसको बढ़ा दिया है और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसको कम कर दिया। पैरासिम्पैथेटिक का हम लोगों ने देखा था कि ये हार्ट रेट को कम करता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक का जो फंक्शन है वो कम कर दिया ताकि ना तो हार्ट रेट कम हो ना ही कॉन्ट्रैक्शन कम हो, बल्कि क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हुआ है ऑलरेडी, बल्कि जो है सिम्पैथेटिक एक्टिव कर हो और ब्लड प्रेशर बढ़े। यानी बढ़ने का मतलब यह है कि जब कम हुआ होगा तो उसका बढ़ना ज़रूरी है, यानी कि नॉर्मल तक आने के लिए उसका बढ़ना ज़रूरी है। ये था रिफ्लेक्स आर्क एक तरह से, जो कि इन्वॉल्वमेंट बता रहा है कि सीएनएस की भी इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद आ जाता है इनर्वेशन। इनर्वेशन क्या है? इनर्वेशन दो तरह की होती है। डूल इनर्वेशन, ऐसे ऑर्गन्स जिनको सिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी रिसीव हो रही है और पैरासिम्पैथेटिक भी, जैसे हम लोगों ने देखा है कि कहाँ कहाँ पर जैसे सिलिवरी ग्लैंड पे सिम्पैथेटिक भी थी पैरासिम्पैथेटिक भी थी, हार्ट पे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों थी, जबकि जो किडनी एड्रीनल मेड्यूला हम लोगों ने देखा कि उस पर जो सिम्पैथेटिक जो है वो इनर्वेशन थी। तो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनमें दोनों इनर्वेशन, दोनों सिस्टम इनर्वेट कर रहे होते हैं जिनको, और कुछ होते हैं जिनको सिर्फ सिम्पैथेटिक जो है वो इनर्वेट कर रहा होता है। जब दोनों इनर्वेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? दोनों बेशक इनर्वेट कर दे, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गन को, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल बीइंग में जो है, ह्यूमन बीइंग में वो होम्योस्टैसिस मेंटेन होना चाहिए। जैसे वैगल स्टिमुलेशन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को अगर वो वही सिर्फ हर वक्त एक्टिव रहेगी पैरासिम्पैथेटिक तो हार्ट रेट कम होता जाएगा और मतलब लगातार कम होता जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि दोनों फिर सिम्पैथेटिक जो है वो भी इनर्वेट करती है हार्ट को ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो सके, ठीक है ना। ब्लड हार्ट रेट ना तो इतनी कम हो ना ही इतनी ज़्यादा हो, ठीक है ना। यानी कि दोनों एक दूसरे को एक तरह से चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जबकि कुछ होगा जिनको सिर्फ सिम्पैथेटिक जो इनर्वेशन होती है वो एड्रिनल मेड्यूला आ जाती है, किडनी आ जाती है, पाइलोमोटर मसल्स आ जाते हैं एंड स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये केमिकल सिग्नलिंग की एक पिक्चर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है सिम्पैथेटिक इनर्वेशन एड्रिनल मेड्यूला की। यहाँ पर इन्होंने ऑर्गन को स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। अब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से जो है वो क्या रिलीज़ हुआ है? एसिटाइलकोलाइन, ACH। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर जो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के हैं वो हैं एसिटाइलकोलाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। इसके अलावा भी हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एसिटाइलकोलाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन है। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन था, ठीक है ना, उसने क्या रिलीज़ किया? एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन अटैच हुआ एड्रिनल मेड्यूला के ऊपर जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं उनके साथ। अब एड्रिनल मेड्यूला ने जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ जो है वो अटैच हुआ, एड्रिनल मेड्यूला ने जो है वो रिलीज़ किया एपिनेफ्रिन ब्लड में। जैसे ही एपिनेफ्रिन ब्लड में रिलीज़ हुआ है ना, तो अब जितने भी जो सेल हैं जिनके ऊपर ऐसे रिसेप्टर मौजूद हैं जो एपिनेफ्रिन के साथ बाइंड करते हैं वो उसके साथ बाइंड करेंगे, ठीक है ना। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जिनको कहा जाता है, जो एपिनेफ्रिन के साथ बाइंड करते हैं, बॉडी में जहाँ कहीं भी एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होंगे वो उसके साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि किस तरह हुआ कि पहले एक न्यूरॉन यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, उसने बाइंड किया एड्रिनल मेड्यूला के साथ। एड्रिनल मेड्यूला ने इस बाइंडिंग की वजह से जैसे चेंजेस आती हैं, किस तरह से ये बाइंडिंग की जो है वो चेंजेस आती हैं, एगोनिस्ट किस तरह से एक्ट करता है, एंटागोनिस्ट किस तरह से एक्ट करता है, ये मैंने सारा अपनी वीडियो फार्माकोडायनामिक्स की है, वो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने ये सारा बताया है, अगर आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से ये एक्ट करता है, एसिटाइलकोलाइन किस तरह से एक्ट करता है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन किस तरह से ये बॉडी में जो है वो रेगुलेट करते हैं, कौन सा जो है वो जी प्रोटीन कपल्ड होता है और कौन सा जो है वो लाइगेंड गेटेड होता है रिसेप्टर्स, वो सारा मैंने उस वीडियो में बताया फार्माकोडायनामिक्स की, उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाता है सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। फिर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से जो रिलीज़ होता है ना, सिम्पैथेटिक जो है वो रिलीज़ करता है नॉरएपिनेफ्रिन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक रिलीज़ करता है अगेन एसिटाइलकोलाइन, ठीक है ना। जो नॉरएपिनेफ्रिन है फिर वो बाइंड करता है एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ और जो एसिटाइलकोलाइन वो बाइंड करता है मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ। ये मेरी कमिंग वीडियो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पे है, उसमें आप अगर देखेंगे तो आपको मज़ीद उसमें क्लियर हो जाएगा, वो मैं जल्द अपलोड कर दूँगी ताकि ये पिक्चर जो है वो सारी उसमें ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। उसके बाद आ जाता है सोमैटिक, ठीक है। ये जो सोमैटिक है ना, ये क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि ये जो सोमैटिक है ये स्केलेटल मसल्स को रेगुलेट करता है और इसमें कोई गैंग्लिया इन्वॉल्व नहीं है और ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें कोई गैंग्लिया नहीं है, ये सेल बॉडी से रिलीज, ये सेल बॉडी
इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है, ठीक है। यहाँ से ये रिलीज़ करता है अपने एक्सॉन्स के ज़रिए जो है सारी ट्रांसमिशन जाती है, और एंड पे ये रिलीज़ करता है एसिटाइलकोलाइन जो कि निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। किसके निकोटीनिक रिसेप्टर्स? जो स्केलेटल मसल रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर। तो ये सारा था एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक ओवरव्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो किस तरह से ड्रग एक्ट करते हैं और किस सिस्टम को इनर्वेट करते हैं और किस सिस्टम को जो है वो इनहिबिट करते हैं, कौन से ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके टेस्ट, आपके MCQs वगैरह के लिए कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल क्लियर हो जाता है ये पढ़ के, और आगे ड्रग्स को समझने में आसानी होती है। फार्माकोलॉजी का एक बेसिक ये एक चैप्टर है जो मैंने समराइज़ कर दिया है। इसका PDF का अगेन मैं आपको बता दूं कि ये डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि किस तरह से आप PDF हासिल कर सकते हैं। और अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली हैं ड्रग्स के ऊपर, अब जो कॉलिनर्जी ड्रग है और एड्रीनर्जी ड्रग्स हैं उन पे जो वीडियोस आने वाली हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।